छात्रों को शुभोदय। हिंदी विषय में आपको स्वागत है। अब तक आप लोग पांचों पाठ सीख चुके हैं, पांचों पाठों की जानकारी दी गई आपको। तो आज हम छठवां पाठ की जानकारी करेंगे। तो पहले बच्चों आप ये बताइए कि आपकी मातृभाषा क्या है। क्या आप लोग बता सकते हैं आपकी मातृभाषा क्या है? क्या है जो है, कुछ लोगों की मातृभाषा तेलुगु है, कुछ लोगों की मातृभाषा मराठी है, समझ में रहे, और कुछ लोगों की मातृभाषा उर्दू है नहीं। तो यहाँ हमारे देश में हर एक जगह में अलग अलग भाषाएं हैं। हर एक प्रांत में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत को जाने पर उनकी भाषा अलग होती है। जैसे देखिए, तेलुगु वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोगों की मातृभाषा जो है तेलुगु है, और कर्नाटक में कन्नड़ा है, और गुजरात में उनकी भाषा जो है गुजराती है, और असम में उनकी भाषा जो है असमी है। समझ में आ रहे? तो इस तरह बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। समझ में आ रहे? हर एक प्रांत में, हर एक राज्य में अपने राज्य की भाषा है, अपने प्रांत की भाषा है नहीं। और इनमें कुछ लिपि रहने वाली भाषाएं हैं और कुछ लिपि नहीं रहने वाली भाषाएं भी है। लिपि बोले तो स्क्रिप्ट है, सॉरी। किस भाषा में कैसे लिख सकते हैं, समझ में रहे? तो उसके लिए है। तो यहाँ भारत में सभी प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, समझ में रहे? तमिलनाडु में तमिल, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, उड़ीसा में उड़िया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु, राजस्थान में राजस्थानी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, नहीं, मध्य प्रदेश में भी हिंदी, केरल में मलयालम। इस तरह सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं बात करने वाले लोग भी हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। लेकिन हम पूरे दुनिया में, पूरे देश में जाने के लिए कौन सी भाषा को उपयोग कर सकते हैं? किस भाषा उपयोगी है? क्या बोल सकते हैं? अगर हमें हिंदी है तो इस देश में किसी भी भाषा हिंदी आए तो इस देश में किसी भी जगह को हम जा सकते हैं। समझ में आ रही? क्योंकि हमारे देश में हिंदी भाषा जानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। और हिंदी भाषा जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। हमारा राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, समझ में आ रही? और आजकल हमारे ये भाषा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान है। There is lot of importance for Hindi language in international level. हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय भाषा जो है अंग्रेजी है, लेकिन उसके बाद हिंदी को उस स्थान मिल रहा है, क्योंकि आजकल हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर के सभी देशों के लोग हिंदी को जान रहे हैं, हिंदी को सीख रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा बनने वाली है भविष्य में। तो आज हमारा पाठ का नाम जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। क्या नाम है हमारा पाठ का नाम? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, इसका अर्थ जो है हिंदी लैंग्वेज इन इंटरनेशनल लेवल। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी बोले तो हिंदी भाषा का स्थान है अंतरराष्ट्रीय स्तर। हिंदी भाषा का स्थान क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? तो हम आज उसकी जानकारी करेंगे। बच्चों, यह पाठ जो है एक पत्र लेखन पाठ है। यह पाठ एक पत्र लेखन पाठ है।
हिंदी का महत्व यहाँ पर पत्र लेखन विधा के द्वारा दिया गया है। बच्चों, आपको मालूम है हम पत्र क्यों लिखते हैं? बोले तो हमारी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त करने के लिए, हमसे जो दूर में है उनसे व्यक्त करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। जैसा अपने माता पिता से आप लोग दूर में है तो आप लोग लिखते हैं, मैं यहाँ कुशल हो, मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है, इसका अर्थ जो मैं अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, आने वाली परीक्षाओं में मुझे अच्छे अंक मिलेंगे। तो इस तरह हमारे मन में जो भावनाएं हैं दूर में रहने वाले व्यक्तियों को पत्र के रूप में लिखकर, पत्र में लिखकर हम भेज सकते हैं, हमारी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ एक है, और किसी भी संदेश को दूसरे व्यक्ति को पहुंचने के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। अगर कोई संदेश भेजना है तो हम कैसे भेज सकते हैं? पत्र लिखकर भेज सकते हैं। पुराने जमाने वाले 10 या 15 या 20 साल के पहले लोग पत्रों को उपयोग किए थे। ये पत्र जो है दो तरह के हैं, ये जो है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। समझ में आ रहे? अनौपचारिक जो है हम किसको लिखते हैं? अपने माता पिताओं को और रिश्तेदारों को और भाई बहन को और मित्रों को लिखते हैं। औपचारिक जो है किसी दफ्तर को लिखते हैं तो उसे सरकारी पत्र भी कहते हैं, नहीं। अनौपचारिक जो है निजी पत्र कहा जाता है। यहाँ जो पत्र दिया गया है निजी पत्र है, पाठ में निजी पत्र दिया गया है, इसका अर्थ जो है वैयक्तिक पत्र है। पत्र के रूप में यहाँ इस पाठ को दिया गया है। समझ में आ रहे? तो पाठ में जाने से पहले यहाँ उन्मुखीकरण देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए और 29वां पन्ना देखिए। यहाँ उन्मुखीकरण दिया गया है पहले। तो उन्मुखीकरण को क्या करना है? आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके नीचे जो प्रश्न है उनका उत्तर देना चाहिए, प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। पहले एक बार ये अनुच्छेद को देखिए, यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है बोले तो पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। इसका मतलब वे एक दूसरे का आशय बखूबी समझ लेते हैं। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्यों जैसे सुविकसित भाषा नहीं होती, पर वे सीधी सादी आवाजों और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसे कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, पशु पक्षियों की भी भाषा होती है। इसमें क्या दिया गया है? पशु पक्षियों को भी, पशु बोले तो जानवर है, पक्षी बोले तो चिड़िया है। पशु पक्षियों के लिए भी हम जिस तरह बात करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, उनके लिए भी भाषा है। पशु पक्षियों के भी भाषा होती है। इसका मतलब मीन्स वे एक दूसरे का आशय बखूबी समझ लेते हैं। एक दूसरे का आशय जो है, एक दूसरे के भाव जो है बखूबी, बखूबी बोले तो वेल, अच्छी तरह से, बखूबी बोले तो अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं उनकी भाषा के द्वारा। यह बात तो है कि पशु पक्षियों की मनुष्यों जैसी सुविकसित भाषा नहीं होती। आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा जो है सुविकसित है। हम भाषा में बात कर सकते हैं और लिख सकते हैं भी। समझ में आ रहा है? लेकिन हमारे जैसा उनकी भाषा जो है सुविकसित नहीं है। पशु पक्षियों की मनुष्यों जैसी सुविकसित भाषा नहीं है। यहाँ देखिए, ध्यान में रखिए, सुविकसित, सुविकसित इसका अर्थ जो है सुविकसित, वेल डेवलप्ड, विकसित, विकसित बोले तो डेवलप्ड। यहाँ पे सु जुड़े है, ये सु जो है उपसर्ग है, उपसर्ग। सुविकसित मीन्स वेल डेवलप्ड। यहाँ हमारी भाषा जिस तरह सुविकसित है उस तरह की भाषा पशु पक्षियों के लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए भी भाषा है।
किस तरह की भाषा है? पर वे सीधी साधी आवाजों और क्रियाओं से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं। वे सीधी साधी डायरेक्टली आवाजों के द्वारा आवाज करते रहते हैं। पशु पक्षियों के लिए आवाज है, जैसा कुत्ता भौंकता है, भौंकते हुए अपने अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। पक्षी जो चिड़िया चहचहाट करते हुए जो है अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। और क्रियाओं से, आवाज बोले तो आवाज का अर्थ जो है ध्वनि के द्वारा, आवाज का अर्थ जो है साउंड, ध्वनि के द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। और क्रियाओं के द्वारा, क्रिया बोले तो काम, एक्शन, एक्शन के द्वारा, काम के द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं पशु और पक्षी। ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। यहाँ देखिए, ये बड़ी आसानी से, आसानी, आसानी है, आसानी का अर्थ जो है जैसा जो है आसान, इजीली, ओके, आसानी बोले तो इजीली, आसानी से खुशी, खुशी बोले तो आनंद यानी संतोष, हैप्पीनेस, और भय, फियर, चेतावनी, एनी नोटिस, एनी डायरेक्शन, ओके, चेतावनी, और आमंत्रण, रिक्वेस्ट, निवेदन, आमंत्रण बोले तो निवेदन, रिक्वेस्ट, ये सभी भावनाएं दर्शा सकते हैं पशु और पक्षी। और ये सभी भावनाओं को, ये सभी भावों को भी क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आ रहे? पशु पक्षी आसानी से खुशी, भय, चेतावनी, आमंत्रण जैसी कई भावनाएं दर्शा सकते हैं। किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षी भी पहचान कर सकते हैं। और किसी पक्षी के द्वारा भय हो यानी चेतावनी हो, जो भी संकेत दिया गया है, समझ में आ रहे, और उस संकेत को आसानी से दूसरे पक्षी ग्रहण कर सकते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? इसमें किसके बारे में दी गई है? इसमें पशु पक्षियों की भाषा के बारे में दिया गया है इस अनुच्छेद में। अब देखिए, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो है, आवाज का पर्याय क्या है? आवाज का पर्याय क्या है? आवाज का पर्याय क्या है? पर्याय क्या हो सकता है? पर्याय क्या है? आवाज बोले तो इसका पर्याय जो है ध्वनि है। आवाज, इसका पर्याय क्या है? ध्वनि यानी स्वर, स्वर भी है, स्वरम, स्वर, ध्वनि यानी स्वर, आवाज का पर्याय है, ध्वनि कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में साउंड है। और उसके बाद किसी प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए। किसी एक प्राणी की अनोखी विशेषता बताइए। किसी प्राणी जो है, जैसा आप लोग बता सकते हैं कि किसी एक प्राणी, जैसे तोता है, तोता देखिए, तोता क्या करते हैं? बातें करते हैं। हम जिस तरह बात करते हैं, तोते को भी बातें आती है, वो उसकी विशेषता है। समझ में? किसी एक प्राणी की विशेषता जो है, अपने ओर से आप लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्राणियों की विशेषता, हर एक प्राणी की एक प्रकार की विशेषता है। जैसा उदाहरण के लिए, तोता हमारे जैसे बात करते हैं, और मोर जो है नाचती है नहीं? तो इस तरह पक्षियों के लिए विशेषता है। और इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ गद्यांश दिया गया है। गद्यांश, गद्यांश बोले तो अनुच्छेद यानी पैराग्राफ। यहाँ इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक बोले तो क्या है? शीर्षक का अर्थ जो है, शीर्षक बोले तो क्या है? शीर्षक बोले तो टाइटल। इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक देना है गद्यांश के लिए, टाइटल देना है। क्या हो सकता है? पशु और पक्षियों की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा शीर्षक हो सकता है। समझ में आ रहा बच्चों? तो यहाँ आपको अर्थग्रहता प्रतिक्रिया में इस तरह का अनुच्छेद दिया जाता है। आपको क्या करना है?
अनुच्छेद पढ़ना है और अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, हम इसके पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पाठ जो है किस तरह का पाठ है उसके जानकारी किए थे। किस तरह का पाठ है? पत्र लेखन विधा है, पत्र लेखन पाठ है। तो इस पाठ हमें क्यों दिया गया है? यहाँ पे यह पाठ जो है आपको क्यों दिया गया है इस 10वीं कक्षा में? बोले तो पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना, पत्र लेखन की पद्धति का विकास करना है और उसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व जानना। एक जो है पत्र लेखन विधा बोले तो विधि, मेथड, पत्र लेखन की जानकारी करना, पत्र लेखन विधि की जानकारी करना। और दूसरा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा किस तरह के है, हिंदी का महत्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व को जानना है। ये दोनों प्रधान उद्देश्य है। पाठ क्यों दिया गया है बोले तो पत्र लेखन की जानकारी करना है एक, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का महत्व क्या है इसकी जानकारी भी करना है। तो इस पाठ का उद्देश्य ये है, एक जो है पत्र लेखन की जानकारी करना और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के स्थान को भी जानकारी करना। अब देखिए विधा विशेष, पत्र विधा पाठ में प्रेषक अपने विषय से जुड़ा पत्र पावक के नाम लिखता है। यहाँ जो है प्रेषक कौन है? प्रेषक बोले तो पत्र लिखने वाला, पत्र लिखने वाले को प्रेषक कहते हैं। प्रेषक क्या करते हैं बोले तो पत्र को लिखकर अपने विषय से जुड़ा पत्र, अपने विषय मीन्स कंटेंट और सब्जेक्ट से जुड़ा पत्र पावक को, पावक बोले तो कौन है? पावक बोले तो पत्र पाने वाला। यहां देखिए प्रेषक जो है पावक के नाम पर लिखता है, पावक के नाम पर, पावक बोले तो रिसीवर, ओके, पावक के नाम पर पत्र लिखा जाता है प्रेषक के द्वारा। पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस पत्र के द्वारा, पत्रों के द्वारा हमारे मन में जो विचार है, हमारे मन में जो भाव है, ये जो है दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई संदेश दूर में रहने वाले को भेजना है, अपने मन में जो विचार है दूर में रहने वाले से कहना है, कैसे कह सकते हैं? पत्र लिखकर उनको भेजे तो वे लोग हमारे भावों को पत्र पढ़ते हुए हमारे भावों को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह पत्र लेखन विधि के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, पत्र लेखन विधि के द्वारा। पत्र लेखन विधि के द्वारा हमारे भावों को दूसरों तक पहुंचा जा सकता है। अब देखिए विषय प्रवेश। यहाँ विषय प्रवेश दिए गए हैं। विषय प्रवेश देखिए, यहाँ हिंदी भाषा के बारे में छोटी सी जानकारी दी गई आपको विषय प्रवेश में, उसे एक बार ध्यान से देखिए। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत के बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। यहाँ देखिए बच्चों,
हिंदी एक ऐसी भाषा है, हिंदी एक ऐसी भाषा है, इस तरह की भाषा है, भारतीयों के सांसों में बसी भाषा है। सांस बोले तो क्या है? सांस बोले तो श्वास, जो हम ब्रीथिंग लेते हैं, ओके, उच्छ्वास और निश्वास है। सो इसमें सांसों में बसी भाषा है, भारतीयों के सांसों में बसी भाषा है हिंदी भाषा। यहाँ आपको हिंदी के बारे में जानकारी करना है। हिंदी भाषा कैसे, इसका नाम जो है कैसे पड़ गया है, और हिंदी और हिंदुस्तान से संबंध है। हिंदुस्तान की भाषा हिंदी भाषा है। हमारे देश का पूरा नाम जो है हिंदुस्तान है और इसकी भाषा हिंदी है। यहाँ आपको जानना पड़ेगा कि हिंदी भाषा का नाम कैसे पैदा हुआ है। यहाँ देखिए, हमारे देश की अखंड भारत के उत्तर दिशा में इंडस नदी, इंडस रिवर बह रही है। तो उस नदी को पुराने ज़माने में, हमारे भारत देश में पुराने ज़माने में हिंदू राजाओं का शासन था। तो उस समय उस नदी को सिंधु नदी कहने वाले थे। नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी, इंडस रिवर, सिंधु नदी। यहाँ सिंधु नदी, तेलुगु में सिंधु, हिंदी में सिंधु नदी। सिंधु नदी को लोग जो है क्या कहने वाले थे? सिंधु नदी को लोग जो है मुसलमान शासकों ने सिंधु नदी को पार करते हुए आना पड़ा था उनको। वे लोग जब सिंधु नदी के स्थान पर आए थे, सिंधु नदी के स्थान पर जब वे आए थे, तो उस समय सिंधु नदी को पार करते करते उसको हिंद बोल के पुकारे थे। सिंधु नदी को वे लोग हिंद नदी कहे थे, सिंधु नदी को हिंद नदी को कहते। तो इस तरह हिंदू नदी का स्थान, हिंदू नदी का स्थान हिंदुस्तान पड़ गया। हिंदुस्तान, हिंद नदी का स्थान हिंदुस्तान पड़ गया। और हिंद नदी में, हिंद इस शब्द में एक प्रत्यय जुड़कर हिंदिक बन गया, हिंदिक बन गया। हिंदिक, इंडिक, इंडिक ऐसा बोलते बोलते एक यहाँ एक प्रत्यय लुप्त होकर हिंदी पड़ गया है। समझ में आ रहा है? तो इसके वास्ते यहाँ कहा जा चुका है कि भारतीयों के सांसों में बसी भाषा है हिंदी। यहाँ देखिए बच्चों, हिंद नदी का स्थान हिंदुस्तान है और वहां के लोगों की भाषा जो है, इसमें एक प्रत्यय जुड़कर हिंदी भाषा बन गया है। तो यहाँ हिंदी भाषा का इतिहास है, हिंदी भाषा का नाम कैसे आया है, कैसे उद्भव हुआ है, उसका इतिहास जो है यह है। समझ में आया? और उसके बाद अंग्रेज लोग आए थे, सिंधु नदी को इंडस बोल के पुकारे थे और उसके नाम पर, इंडस के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया है। समझ में आ रहा है? सो हिंदुस्तान और हिंदी के बीच में संबंध है। ओके, तो इसके वास्ते यहाँ कहा जा चुका है कि ये भाषा जो है भारतीयों के सांसों में बसी भाषा है। यहाँ सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। यहाँ देखिए, सबकी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता व गरिमा, ट्रेडिशन, ओके, कल्चर। सो यहाँ जो है हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति जो है, आपको मालूम है सिंधु नागरिकता संस्कृति, सिंधु नागरिकता और हड़प्पा मोहनजोदारो संस्कृति, कल्चर। समझ में आ रहा है? तो इसमें आर्यन कल्चर, द्रविडियन कल्चर इज देयर, आर्यन संस्कृति, द्रविडियन संस्कृति, लेकिन ये सब, ये पूरा मिलाकर भारतीयों की संस्कृति है। तो यहाँ सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा हमारी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। हिंदी लैंग्वेज इज द सिंबल ऑफ आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था।
महात्मा गांधी जी हमें 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली। तो उसके पहले जो है बहुत सारे नेताओं ने हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत मेहनत किए थे और अंत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन चलाया गया है। 1920 यानी 21 से लेकर 1947 तक उसे हम कहते हैं गांधी युग, गांधीयन एरा। तो महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन, his life, his whole life, he contributed देश की स्वतंत्रता के साथ साथ, along with देश की स्वतंत्रता, यहां देखिए साथ साथ ये शब्द जो है पुनरुक्ति शब्द है। यहाँ एक पुनरुक्ति शब्द है साथ साथ और साथ, इसके साथ में भी साथ है, दो बार है साथ में है। तो इस तरह के शब्दों को, एक ही शब्द दो बार साथ में आए तो उसे हम क्या कहते हैं? साथ। इस तरह के शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। यहाँ गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। He contributed his whole life, महात्मा गांधी जी। किसके लिए? आज़ादी के साथ साथ along with the freedom movement, ओके। सो स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में, हिंदी की सेवा बोले तो सर्विसिंग टू हिंदी, सेवा करना, हिंदी भाषा को सेवा करने में अपना जीवन यापन किए थे, अपना जीवन व्यतीत किए थे महात्मा गांधी जी ने। आपको मालूम है जब आज़ाद की लड़ाई हो रही थी, समझ में आ रही, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उत्तर भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी को जान सकते हैं, हिंदी को समझ सकते हैं, नेताओं को भाषणों को समझ सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में लोगों की अपनी मातृभाषा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो है हिंदी को नहीं जानते हैं। तो उसके वास्ते महात्मा गांधी जी ने पहला जो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को शुरू किए थे तमिलनाडु, चेन्नई में, समझ में आ रहे, मद्रास में, ओके। तो हिंदी की सेवा करने के लिए, क्योंकि देश के लड़ाई में सब लोग भाग ले रहे थे, लेकिन नेताओं के जो भाषण जो है कुछ लोग नहीं समझ कर पा रहे, तो उनको समझ में आने के लिए, लोगों को हिंदी सीखने के मौका दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को शुरू किए थे तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में, अब भी चल रहे हैं, समझ में। तो इस तरह एक ही नहीं बहुत सारे हिंदी प्रचार सभा उनकी स्थापना करके महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन भर हिंदी के सेवा किए थे, ओके। अब देखिए उसके बाद अब हिंदी न केवल भारत के बल्कि विश्व की भाषा बन चुके हैं। बच्चों यहाँ अब हिंदी भाषा न केवल भारत की, यह भारत के ही नहीं बल्कि विश्व की भाषा बन चुके हैं, विश्व भाषा बन चुके हैं। It became as the international language. It is not only national language, it became as an international language. Okay? Yeah. और संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुके हैं। संसार के विविध क्षेत्रों में, क्षेत्र मीन्स फील्ड, ओके, विविध क्षेत्रों में जैसे बैंकों है और रेलवे और मजदूरी करने वाले है नहीं, और वायुसेना में, थल सेना में है नहीं, और बहुत सारे क्षेत्रों में हिंदी जो है करोड़ों लोगों की, हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है, ओके। some crores of people they are getting livelihood through Hindi language, उनके जीविका बन चुके हैं। जैसे टेलीकॉलर को भी देखिए, जो है तीनों भाषाओं की ज़रूरत है, एक जो हिंदी और दूसरा अंग्रेजी और मातृभाषा। सो इस तरह सभी क्षेत्रों में आज हिंदी की ज़रूरत है, तो ज़रूर हमें हिंदी सीखना है।
तो अब हम देख सकते हैं इस पाठ में हिंदी के बारे में कैसा वर्णन किया गया है, उसकी जानकारी अब हम करेंगे। यहाँ पहले पत्र देखिए, पत्र को मैं तो यहाँ जो है किस तरह का पत्र दिया गया है उसको कैसे लिखना है। यह एक निजी पत्र है, निजी पत्र। निजी पत्र बोले तो पर्सनल लेटर। तो हमें अब जानकारी करेंगे कि निजी पत्र को कैसे लिखना है, निजी पत्र को कैसे लिखना है। निजी पत्र बोले तो पर्सनल लेटर। यहाँ जो है किसको लिखा जाता है, हमारे माता पिताओं को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, भाई बहन को, नहीं, यह पत्र लिखा जाता है। तो कैसे लिखना है देखिए, निजी पत्र। यहाँ कागज समझिए, देखिए पहला जो है दाएं ओर बोले तो कागज के जो है राइट साइड, दाएं ओर में क्या लिखना, पहले स्थान लिखना है, कहां से लिख रहे हैं, स्थान को लिखना है। और उसके बाद अल्प विराम, ये विराम चिन्ह है, पत्र लिखते समय विराम चिन्हों पर भी ध्यान देना चाहिए। विराम चिन्हों के लिए भी आपको अंक दिया जाता है, ओके। और उसके बाद दिनांक लिखना चाहिए। यहाँ पहले पंक्ति में स्थान और दूसरे पंक्ति में दिनांक लिखना। और यहाँ तीसरे पंक्ति में बाएं ओर आना चाहिए। हम किसको लिख रहे हैं उसको संबोधन करना चाहिए, संबोधन, यहाँ संबोधन लिखना चाहिए। जैसे संबोधन में अगर आप पिताजी को लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, माताजी को पूज्य माताजी, और भाई या बहन को प्रिय भाई यानी प्रिय बहन, और मित्र को प्रिय मित्र, यानी लड़के हैं तो प्रिय सहेली लिखना है, ओके। और बड़ों को क्या लिखना है, क्या लिखना है, बड़ों से पहला नमस्कार बोलना है, नहीं तो प्रणाम बोलना चाहिए। और उसके बाद विषय लिखना चाहिए। विषय को दो भागों में विभाजन करना चाहिए। विषय जैसा एक जो है कुशल समाचार लिखना है, पहले में कुशल समाचार लिखना चाहिए। और उसके बाद दूसरे में जो विषय है विषय को लिखना चाहिए। यह जो है लिख रहा हूं, यहाँ विषय है, विषय का वर्णन, विश्लेषण। और उसके बाद क्या लिखना चाहिए, फिर दाएं ओर यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद माता पिताजी को लिखते समय माताजी को मेरा प्रणाम, भाई और बहन को मेरे आशीर्वाद कह सकते हैं। अगर हमसे छोटे हैं तो भाई यानी बहन, समझ में आ रही। तो इस तरह। और उसके बाद यहाँ क्या लिखना, समापन लिखना है, समाप्ति यानी समापन, समापन यानी समाप्ति लिखना चाहिए। यहाँ समापन पर क्या लिखना है, आपका नाम लिखना चाहिए, नाम लिखना चाहिए। लेकिन परीक्षा में नाम लिखना नहीं लिखना चाहिए, नाम मत लिखना चाहिए, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो है निजी पत्र का रूप है, निजी पत्र का नमूना है, ऐसा लिखना चाहिए, ओके। या अब पाठ देखिए, यह पत्र जो है कहां से लिखा हुआ है बोले तो हैदराबाद से लिखा हुआ है। कहां से लिखा हुआ है, हैदराबाद से लिखा हुआ है। हैदराबाद, हैदराबाद से लिखा हुआ है। और कब लिखा हुआ है, दिनांक जो है कब लिखा हुआ है, 8वां तारीख और 9वां महीना, 9वां महीना बोले तो 9वां महीना सितंबर है। और कब लिखा हुआ है, 2014। हाँ, यहाँ अगर कोई संख्या है तो बिंदी लगाना चाहिए, समझ में आ रहे हैं, कोई संख्या है तो बिंदी लगाना चाहिए यहाँ पे फुल स्टॉप के बजाय। सो दिनांक 8वां तारीख 9वां महीना 2014 में
लिखा हुआ है यहाँ पत्र। और यहाँ किसको लिखा गया है? मित्र को, प्रिय मित्र, यह मित्र को पत्र है। प्रिय मित्र बोले तो डियर फ्रेंड। प्रिय मित्र, तुम कैसे हो? आशा करता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यहाँ जानकर बड़े प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। तुमने अपना पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। मैं तुम्हारे जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूं। समाधान इसका अर्थ जो है जवाब। तो यहाँ उसने क्या लिखा? प्रिय मित्र, डियर फ्रेंड, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? हाउ आर यू? तुम कैसे हो? आशा करता हूं कि आई होप तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। यहाँ लिखने के तरीका देखिए कैसे लिखा गया है। यहाँ पे मैं आशा करता हूं कि आई होप तुम अपने परिवार के साथ सकुशल हो। आई होप यू आर वेल और यू आर फाइन अलॉन्ग विथ योर फैमिली। माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स जो रहते हैं ना, तो उसके साथ सकुशल हो। यू आर वेल और गुड और फाइन अलॉन्ग विथ योर फैमिली। यह लिखने के तरीका है। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बाय नोइंग दिस आई फेल्ट हैप्पी। यह जानकर, जानना बोले तो नो, यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यहां देखिए प्रसन्नता, प्रसन्न में ता जोड़ने से क्या बनते हैं? प्रसन्नता। यहां भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा प्रसन्नता। और इसमें ता जो है प्रत्यय है, ता जो है प्रत्यय है। यहां भाववाचक संज्ञा शब्द है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। ओके, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम हिंदी से जुड़े विविध कार्यक्रमों में भाग ले रहे हो। यू आर पार्टिसिपेटिंग हिंदी रिलेटेड प्रोग्राम्स। बाय नोइंग दिस आई फेल्ट सो हैप्पी। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। यहाँ पे जो लोग हैं, बशीर अहमद ने लिखा यह पत्र, उसने कुछ विषयों को जानना चाहे, कुछ बातों को जानना चाहे। इसके पहले बशीर अहमद ने अपने मित्र को पत्र लिखा है नहीं, सो उसके उत्तर में यह पत्र लिखा गया है। इसका अर्थ जो है, यह पत्र जो है प्रत्युत्तर में लिखा गया है। प्रत्युत्तर समझ में आ रहे? सो इसके पहले पत्र लिखकर कुछ प्रश्न पूछे थे। किसने? बशीर अहमद ने। सो उसका उत्तर देते हुए, जवाब देते हुए, समाधान देते हुए इस पत्र को अभिनव कुमार ने, बशीर अहमद ने लिखा। समझ में आ रहे? अभिनव कुमार ने पूछा और बशीर अहमद ने इस पत्र को लिखा उत्तर देते हुए। तुमने अपने पत्र में जानना चाहा कि हिंदी भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। अभिनव कुमार ने किसको लिखा? इसके पहले बशीर अहमद को पत्र लिखकर हिंदी के बारे में जानने की इच्छा प्रकट किए थे, तो उसका उत्तर लिखते हुए बशीर अहमद ने इस पत्र को लिखा। मैं तुम्हारे जिज्ञासा का नीचे समाधान दे रहा हूं। जिज्ञासा, एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट। ओके, आई एम आंसरिंग, आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन हियर बिकॉज यू हैव द इंटरेस्ट टू नो अबाउट हिंदी लैंग्वेज। तुम्हें हिंदी के बारे में जानने की जिज्ञासा है, तो उसके वास्ते मैं समाधान लिख रहा हूं। किसने लिखा ऐसा? बशीर अहमद ने लिखा। ये जो है कुशल समाचार है। और उसके बाद देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मीन्स फ्रीडम मूवमेंट। स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में, सूत्र बोले तो थ्रेड, सो एकता के सूत्र में बांधना, सब लोगों को एक ही रास्ते पर लाना। समझ में आ रहे? सो
एक ही मार्ग में चलने के प्रेरित करना, एक ही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करना, सब लोगों को देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। भाषा बोले तो लैंग्वेज, बोले यानी आवश्यकता। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। दैट वन इज पॉसिबल विथ हिंदी ओनली। क्योंकि हिंदी भाषा जो है हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात कर सकते हैं हिंदी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, या हिंदी से साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना ज़रूरी है। आजकल हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना ज़रूरी है, समझ में आ रहे? लेकिन हम सीख सकते हैं क्या? तीनों भाषा सीखना है मुश्किल है। हम मातृभाषा जानते हैं और अंग्रेजी जानते हैं मीडियम, और हिंदी भी जानते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा भाषाएं सीखना जो है वो आसान है या ना कठिन है? अगर करें तो सीखे तो आसान है। सो आजकल हमें अधिक भाषाएं सीखना चाहिए, ज़रूरी है। एक से अधिक भाषाएं सीखना ज़रूरी है, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी का महत्वपूर्ण स्थान है। और इन सभी भाषाओं में आजकल हिंदी और अंग्रेजी का, हिंदी के बाद किसका है? अंग्रेजी का भी है। अंग्रेजी बोले तो हिंदी और अंग्रेजी। अंग्रेजी बोले तो क्या है? अंग्रेजी का अर्थ जो है इंग्लिश। इंग्लिश, अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश। हिंदी को सीखना चाहिए और अंग्रेजी को भी सीखना चाहिए। ये दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है आजकल, समझ में आया? तो यहाँ हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी है तो हम अपने देश की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसका अर्थ जो है हम अपने देश को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोले जाते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग, इसके पहले साथ साथ जो है उसी तरह अलग और अलग, ये जो है पुनरुक्ति शब्द है। अलग अलग, इसका अर्थ जो है डिफरेंट, डिफरेंट। ओके, हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि जैसे कुछ राज्यों में, कुछ प्रदेशों में कुछ मातृभाषा है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी। तो इस तरह अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। We need one language to connect with all places. सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। And which language? Okay, so all the people, majority people knows which language. भारत में सबसे ज़्यादा लोग जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा को सीखना ज़रूरी है। वैसी भाषा हिंदी है। That language is हिंदी ओनली, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। इस भाषा जो है, हिंदी भाषा जो है, सारे भारतीयों को, पूरे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। एकता के सूत्र में बांधती है ये भाषा, हिंदी भाषा। समझ में आ रहे? ये हिंदी भाषा जो है भारतीयों को, सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। तो इस तरह इस भाषा को सीखना जरूरी है। और हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से ही भारतीय कहलाते हैं। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि हिंदी और हिंदुस्तान के बीच में संबंध है। हिंदी और हिंदुस्तान दोनों शब्द जो है सिंधु नदी से इसका जन्म हुआ है। समझ में आ रहे? तो हिंदी भाषा का
नाम जो है कैसे आया बोले तो सिंध नदी के नाम पर हिंदी भाषा का नाम आया है। तो हिंदी और हिंदुस्तान है तो भारत के बीच में संबंध है। इसका अर्थ जो है अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर, दैट्स वाई देश के वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन, इसका अर्थ जो है जब आज़ादी के बाद संविधान की रचना चल रही है, संविधान की रचना हो रही है, तो उस समय वर्तमान को और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद? संविधान के द्वारा संविधान में अनुच्छेद क्या है? 344 अनुच्छेद एक के द्वारा इसमें 1 2 3 4 है, तो अनुच्छेद आर्टिकल 343 343 एक के तहत हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को, ओके, अनुच्छेद 343 एक के द्वारा 14 सितंबर के दिन भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को किस तरह की भाषा? राजभाषा बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा बोले तो नेशनल लैंग्वेज। यहाँ राजभाषा बोले तो सरकार के द्वारा चलाया जाने वाले काम जो है जिस भाषा में होते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया गया है। समझ में आ रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री ऑन September 14, 1949। तो इसके वास्ते तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बोले तो संविधान के द्वारा 14 सितंबर को अनुच्छेद 343 एक में 14 सितंबर को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो उसके वास्ते हर साल इस 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोग भी इस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए थे, हम भी मनाए थे। समझ में? सो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। समझ में आ रहे? तो हिंदी दिवस क्यों मनाता है, इसके पीछे वो कारण है। संविधान के द्वारा हिंदी भाषा को 14 सितंबर को राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो उसके वास्ते 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं हमारे देश में। बच्चों, आज यहाँ तक पढ़ लीजिए और अगले कक्षा में हम हिंदी भाषा का स्थान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह के है और हिंदी सीखने से कौन कौन से लाभ है उसकी जानकारी अगले कक्षा में करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको इस पाठ जो है यहाँ तक समझ में आया है। तो आपको क्या करना है, फिर एक बार पाठ्य पुस्तक खोलकर पढ़ लीजिए। ठीक है, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।